कभी सोचा है कि अगर कोई 30 दिन के लिए चीनी को बिल्कुल हाथ ना लगाए तो जिस्म के अंदर क्या होता है? अक्सर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ विल पावर यानी कुव्वत इरादी का खेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक प्रेडिक्टेबल बायोलॉजिकल जर्नी है, एक ऐसा सफर जिसके हर कदम का हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज हम दिन ब दिन इस सफर को देखेंगे, समझेंगे कि जिस्म खुद को कैसे रीसेट करता है और इस पूरी तब्दीली के पीछे की साइंस क्या है। तो ये है हमारा 30 दिन का रोड मैप। पहले दिन दिमाग की हल्की सी पैनिक से शुरू होकर 7वें दिन हार्मोन्स का स्टेबल होना, 15वें दिन तक क्रेविंग्स का कम होना और आखिर में 30वें दिन एक बिल्कुल नई सेहतमंद बेसलाइन तक पहुंचना। चले इस सफर पे निकलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट वो विल पावर नहीं बल्कि ब्रेन केमिस्ट्री है। होता यह है कि चीनी हमारे दिमाग के एक बहुत ही अहम केमिकल मैसेंजर यानी न्यूरोट्रांसमीटर को हाईजैक कर लेती है और ये केमिकल है डोपामीन। इसे समझे कि ये दिमाग का डिजायर और रिवॉर्ड वाला केमिकल है। इसका काम हमें मोटिवेट करना, फोकस्ड रखना और अपने मकासद की तरफ बढ़ने में मदद देना है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो ये एक बेहतरीन फाइनली ट्यून्ड सिस्टम की तरह काम करता है, लेकिन चीनी इस पूरे सिस्टम को कह लें कि हाईजैक कर लेती है। ये डोपामीन का एक अननेचुरल फ्लड, एक तूफान सा पैदा करती है, जिससे एक बहुत तेज लेकिन वक्ती खुशी का एहसास होता है और फिर दिमाग को इसी हाई की दोबारा तलब होती है। बस यहीं से क्रेविंग्स यानी शदीद ख्वाहिश का एक ना खत्म होने वाला चक्कर शुरू हो जाता है, बिल्कुल किसी नशे की तरह। तो सवाल ये है कि हम चीनी खाते कितनी हैं? अमेरिका में एक औसत शख्स रोजाना 135 ग्राम चीनी खा रहा है। सोचिए जरा, 135 ग्राम, ये बहुत बहुत ज्यादा है। और इसका सबसे बड़ा बोझ, सारा का सारा प्रेशर हमारे एक उज़्व पर पड़ता है, जिगर पर। इस बात की संगीनी को समझने के लिए जरा ये मुवाजना देखें। रोजाना की चीनी से मिलने वाला तकरीबन 75 ग्राम फ्रुक्टोस हमारे जिगर पर इतना ही स्ट्रेस डालता है जितना कि 4 से 5 अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जी हाँ, आपने सही सुना। यही वजह है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज आजकल इतनी आम हो गई है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बच्चों को सोडा देना, जो उनके जिगर के लिए तकरीबन इतना ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। चलें अब बात करते हैं पहले और सबसे मुश्किल मरले की, यानी पहले 4 दिन। इसे कहते हैं विड्रॉल फेज। ये मुश्किल जरूर होता है, मानते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इस तकलीफ के पीछे जिस्म के अंदर उसी वक्त बहुत जबरदस्त मुस्बत तब्दीलियां शुरू हो चुकी होती हैं। तो विड्रॉल में होता क्या है? सर दर्द, चिड़चिड़ापन, थकावट, दिमाग जैसे धुंध में हो, ये सब बहुत आम अलामात हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम खुद को रीसेट कर रहा होता है, दोबारा से एडजस्ट कर रहा होता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ कुछ दिनों की कहानी है। और जब बाहर ये सब चल रहा होता है तो अंदर जिगर को फौरी तौर पर सुकून मिलना शुरू हो जाता है। फ्रक्टोज का बोझ एकदम से कम होता है। जिगर डिनोवो लिपोजेनेसिस यानी चीनी से नई चर्बी बनाने का जो काम कर रहा था उसे रोक देता है और खून में मौजूद फैट्स, जिन्हें ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, वो भी कम होने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अर्ली विन है। अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसे ही जिस्म विड्रॉल के मुश्किल मरहले से निकलता है, इसके अंदरूनी कम्युनिकेशन सिस्टम्स यानी हार्मोन्स खुद को ठीक करना शुरू कर देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस्म अपनी भूख पर दोबारा कंट्रोल कैसे हासिल करता है? इसका सारा राज भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स में छुपा है। यही वो चीज है जो हमें मुसलसल क्रेविंग से आजादी दिलाती है। इस खेल में 3 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला है ग्रेलिन, जो भूख लगी है का सिग्नल देता है। चीनी छोड़ने के बाद ये सिर्फ खाने के वक्त ही एक्टिव होता है, हर वक्त नहीं। दूसरा है लेप्टिन, जो कहता है बस पेट भर गया। इसकी सेंसिटिविटी बेहतर हो जाती है, मतलब जिस्म को सही वक्त पर पता चलता है कि अब और नहीं खाना। और तीसरा इंसुलिन, इसका लेवल भी स्टेबल हो जाता है। नतीजा, भूख अब जिस्म की असल जरूरत के मुताबिक लगती है, ना कि चीनी की झूठी तलब की वजह से। ठीक है, तो अब हम और भी गहरी तब्दीलियों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो तब्दीलियां हैं जो अंदर ही अंदर हो रही होती हैं, हमारे मूड, हमारे इत्मीनान के एहसास और हमारी पूरी मेटाबॉलिक हेल्थ में। इस स्टेज पर एक कमाल की चीज होती है, हमारे टेस्ट बर्ड्स यानी जायके की हिस्स रीसेट हो जाती है। कुदरती ग़िज़ाओं जैसे फल और सब्जियों का जायका बहुत मज़ेदार और तेज लगने लगता है, और इसके बरक्स बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें आर्टिफिशियल, यहाँ तक कि नागवार महसूस होने लगती हैं। मिठास के साथ हमारा रिश्ता ही बदल जाता है और दिमाग में भी एक बहुत अहम रीबैलेंसिंग हो रही होती है। याद है डोपामिन, वो डिजायर वाला केमिकल, अब उसका तवाजुन बनता है सेरोटोनिन के साथ, जो कंटेंटमेंट यानी इत्मीनान और सुकून का केमिकल है। इसका मतलब यह है कि हर वक्त किसी चीज की ख्वाहिश में रहने के बजाय एक अंदरूनी सुकून और स्टेबिलिटी का एहसास पैदा होता है। ये एक बहुत बड़ी फंडामेंटल शिफ्ट
जैसा कि एक जगह कहा गया है, इंसान उन चीज़ों में कदर और इनाम ढूंढना शुरू कर देता है जो वाकई अहमियत रखती हैं। और यही शायद चीनी और डोपामीन के इस चक्कर को तोड़ने का सबसे बड़ा नफ्सियाती फायदा है। और लीजिए, हम पहुंच गए आखिरी हफ्ते में। ये वो मकाम है जहां 30 दिन के इस सफर का असल फल मिलता है, एक नई मेटाबॉलिक फ्रीडम, यानी मेटाबॉलिक आज़ादी की हालत। यहाँ पर सेहत में वो ठोस मेजरेबल बेहतरी नजर आती है जो एक नई मेटाबॉलिक बेसलाइन की निशानी है। फास्टिंग ग्लूकोज का कम होना, ट्राइग्लिसराइड्स का कम होना, ब्लड प्रेशर में बेहतरी और साथ ही जिस्म में सूजिश यानी इन्फ्लेमेशन में कमी, ये सब मिलकर दायमी बीमारियों के खतरे को कम करते हैं और लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए जबरदस्त खबर है। लेकिन शायद सबसे बड़ा इनाम इस एक जुमले में है, भूख और ख्वाहिश पर कंट्रोल वापस आ जाता है, वो आज़ादी वापस मिल जाती है। ये अपनी सेहत और अपने जिस्म पर दोबारा इख्तियार हासिल करने का एहसास है और ये सबसे कीमती है। तो जैसा कि हमने देखा, जिस्म के रद्द-ए-अमल प्रिडिक्टेबल हैं, ये एक तयशुदा सफ़र है। अगर ये तब्दीलियां इतनी यकीनी हैं तो ज़रा सोचिए 30वां दिन कैसा महसूस हो सकता है।